और इधर एमपी में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। इधर 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया गया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर को ढिमनी से मैदान में उतारा गया है और प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। ग्राउंड जीरो पर उतरते नजर आएंगे। प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट कटा है, तो ये तमाम बड़े नाम जिन्हें इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। सतना के सांसद 3 बार के सांसद रहे गणेश सिंह को सतना विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो वहीं सीधी सांसद रीति पाठक को सिंगरौली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीधी पेशाब कांड को लेकर वहां से उनके विधायक के ऊपर भी आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता यहां से टिकट उनका काट दिया गया है। और अब ऐसे में यहां से सांसद रीति पाठक को सिंगरौली विधानसभा से टिकट दिया गया है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, बड़ा नाम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें जबलपुर पश्चिम से चुनावी मैदान में उतारा गया है और यहां से तरुण भनोट से उनका सीधा मुकाबला है। नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा से वो सांसद हैं और उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लिस्ट में सिंधिया समर्थक 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, राघोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट दिया गया है। भितरवार से मोहन सिंह राठौर, डबरा से इमरती देवी। चौंकाने वाले नाम तो सामने आए हैं, लेकिन यहाँ 3 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि विवादित बयान जिस तरीके से हमने देखा पीछे सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। कोई भी रिस्क बीजेपी मध्य प्रदेश में लेना नहीं चाहती है। दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण एमपी इस चुनाव में बीजेपी के लिए है। और आइए आपको सीधा लिए चलते, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। ग्वालियर से विनोद, तो वहीं जबलपुर से दुर्गेश सीधा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको ग्वालियर लिए चलते हैं विनोद के पास। विनोद, जिस तरीके से नामों का ऐलान हुआ है, बेहद ही चौंकाने वाले 39 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर तमाम बड़े दिग्गज, इस लिस्ट को कैसे देखें? और अगर इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, तो क्या ये आने वाले दिनों के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, अभी तक जितने भी विशेषज्ञ और जानकारों से बात हुई है सूची घोषित होने के बाद, उनमें ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारकर सबसे पहले अपना सरकार बनाने का संकल्प का रास्ता चुना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि 150 सीटें हमें जीतनी है, तो वो कैसे जीती जाएं, इसके मायने ये है कि बीजेपी पहले से प्लान तैयार करके बैठी थी कि हम किन परिस्थितियों में किन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में लाएंगे, और इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, इन सभी को टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है, जो रात से लेकर अभी तक लगातार चर्चा हो रही है राजनीति के जानकारों के बीच, समर्थकों के बीच, विपक्षियों के बीच, कि आखिरकार इतने बड़े कद के नेता जब विधायक बन जाएंगे तो क्या ये विधायक तक सीमित रहेंगे? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के बड़े मेंबर माने जाते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, प्रहलाद पटेल हों, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, तमाम बड़े नेता हैं। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि इतने सारे नेता अगर विधायक बन के आ जाते हैं तो फिर इसमें से किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार में मंत्री पद दिया जाए इस लेवल के नेता नहीं है। या तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या फिर बाद में इनको जीत कर आते हैं तो इस्तीफा दिलाकर फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो इसके मायने ये है कि बीजेपी की पहली कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई जाए, और कांग्रेस को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है कि वो अपने कैंडिडेट से इनके अगेंस्ट किसको उतारे, कहां उतारे। नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में कांग्रेस के एक बड़े नेता ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, जो कि अब खुद ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे में पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। लेकिन कांग्रेस बड़ा दल है, इस देश का पुराने अनुभवी नेता है, वो भी कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे। बिल्कुल, दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, ये तो साफ कर दिया है बीजेपी ने। एक तरफ जहां कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की है, दूसरी ओर कोई भी रिस्क लेने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। अगर नामों को देखें, जिस तरीके से दिग्गजों को उतारा गया है, क्या समझे आने वाले फाइनल, क्योंकि देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये निर्णय लिया गया है? की सोच 2024 नहीं है बल्कि 2023, क्योंकि जिस तरीके का सर्वे मध्य प्रदेश से बीजेपी का गया था वो आला कमान को काफी चिंतित कर रहा था, और यही वजह है कि समय रहते टिकट जारी की जा रही है और प्रत्याशियों को भरपूर समय दिया जा रहा है।
पहली इस लिस्ट में हमने देखा था कि केवल हारी हुई सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए गए थे। दूसरी लिस्ट में भी हमने कुछ एकाध सीटें छोड़ दी जाए तो बाकी तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 2018 में हार मिली थी। और इस बार बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की रणनीति साफ दर्शाती है कि बीजेपी का पूरा फोकस केवल विधानसभा चुनाव है। 2024 की चिंता फिलहाल बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी का आले कमान और जो नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि पहली प्राथमिकता हमारी विधानसभा चुनाव है। अगर हम विधानसभा चुनाव अच्छे बहुमत से जीत जाते हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर 2024 में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का मकसद केवल एक है कि जो नाराज कार्यकर्ता था उसे साधना है। बड़े नेताओं को मैदान में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कद का जब नेता कार्यकर्ताओं के बीच जाता है विधायक की टिकट को लेकर, तो एक अलग जोश और एक अलग उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच बन जाता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर अब तक जो बहुत बड़े नेता थे, अब वो विधायक की टिकट को लेकर मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो एक अलग ओहदा बनता है कार्यकर्ताओं के बीच में और एक अलग जो मजबूती कहते हैं वो खत्म हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर छोटे नेताओं को टिकट देते तो जो बाकी दावेदार थे वो आवाज उठाते और वो कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करते, जो चुनाव में बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होती थी। अब अगर 7-8 विधान सांसदों को आप टिकट दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो बड़े नेता अगर मैदान में उतरते हैं तो बाकी जो छोटे छोटे दावेदार होते हैं टिकट के लिए वो शांत हो जाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि चलिए अब बड़ा नेता हमारे साथ है तो अब हम दावेदारी नहीं करेंगे या नाराजगी नहीं करेंगे। समान कद के लोगों को टिकट दी जाती है तो दावेदारों की जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आती है। तो एक तो बात ये हो जाती है। दूसरी बात, चूंकि ये तमाम जो सांसद थे 2019 में बड़ी मतों से जीते थे, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख तक के वोटों से जीता था, तो एक एक विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने 80-90 हजार की लीड ली थी। उदाहरण के लिए बता दूं, सांसद राकेश सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 85,000 वोटों की लीड ली थी। तो कहीं ना कहीं एक ये सोच भी होती है बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक क्योंकि एक सांसद की जो कवरेज होती है वो प्रगति सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहती है। एक लोकसभा के अंदर तकरीबन 4 से 5 विधानसभा सीटें आती हैं, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास नहीं होगा कि एक विधानसभा सीट पर फोकस, बल्कि उनके जरिए से बाकी विधानसभा सीटों को साधने का भी प्रयास होगा। हमारे साथ नीलम भी जुड़ गई है भोपाल से। नीलम, कुछ बातें आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, क्या भारतीय जनता पार्टी, अगर ये केंद्रीय मंत्री किसी तरीके से ये एक्स फैक्टर काम नहीं करता है तो क्या इनके सियासी भविष्य पर सवाल? दूसरा ये, कैलाश विजयवर्गीय को 10 साल बाद अगर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है तो क्या यहां से आगे की लीडरशिप और कुछ भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव एमपी में देखने को हमें मिल सकते हैं बड़े लेवल पर? इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही चुनाव को क्या भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि यहां से जीत मतलब कि 2024 की जीत की गारंटी? जी, सबसे पहले तो मैं इस सवाल का ही जवाब देना चाहूंगी कि क्या बीजेपी ने ये माना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी, यानी कि लोकसभा में कई सीटें पक्की हो जाना। जाहिर तौर पर देखिए, ये बात तो खुद अमित शाह ने भी कही थी जब वो दौरे पर थे, और उन्होंने कहा था कि अगर इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता बनाती है तो अगले कई सालों तक बीजेपी का कब्जा मध्य प्रदेश में रहेगा, और साथ ही साथ इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर समय सीमा की हम बात करें तो अगले करीब 5.5-6 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद। तो ऐसे में जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सीधा असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर पार्टी जीतती है तो कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा होगा लोकसभा चुनाव में काम करने के लिए। और अगर हम बात करें तो बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में लोकसभा में इस वक्त काफी मजबूत है। 28 सांसद हैं बीजेपी के, केवल एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में इसी इतिहास को दोहराने के लिए बीजेपी का विधानसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, और ये पार्टी आला कमान से लेकर संगठन में सभी को पता, और इसीलिए न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां साथ ही साथ की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें कि जिन केंद्रीय नेतृत्व के चेहरों को अब विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, इनके राजनीतिक भविष्य का, क्योंकि देखिए बड़े नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ये ऐसे नाम है जिनका कहीं न कहीं लोगों को अंदाजा तो नहीं था कि इतने बड़े चेहरों को जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर राष्ट्रीय कद के नेता, सांसद हैं, विधायक कई बार मध्य प्रदेश से रहकर काफी सक्रिय नजर आते हैं। अब उन्हें उनके जो संसदीय क्षेत्र है मुरैना, वहां की एक विधानसभा सीट
सीट दिमनी से उतारा जा रहा है चुनावी मैदान में। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल की हम बात करें तो नरसिंहपुर विधानसभा से उन्हें उतारा जा रहा है, जहां पर इस समय वर्तमान में उनके भाई जालम सिंह पटेल विधायक है। वहीं राकेश सिंह महाकौशल के एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस समय जो है सचेतक भी है, उन्हें एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जो है इस बार सांसद है और विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं, 2015 से ही मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर थे, केंद्रीय संगठन में काम करते आए हैं। दूसरे जब राज्यों में चुनाव हुए हमने देखा कि पश्चिम बंगाल भी उनको भेजा गया था, तो उनकी महत्वता और क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वो नाम जहां जहां उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई वहां पर उन्होंने बेहतर करके दिखाया। कहीं पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई तो बंगाल जैसे राज्य में उनके नाम पर या फिर उनके नेतृत्व में, क्योंकि वहां की जिम्मेदारी वही संभाल रहे थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बंपर सीटें हासिल हुई थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए